ओ खई के पान बनारस वाला। तो देखो भाई लोग, बनारस फेमस तो अलग अलग चीजों के लिए है, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि गौतम बुद्धा ने अपनी पहली सरमन मतलब रिलीजियस सब्जेक्ट पे स्पीच बनारस में ही दी थी, जिसके कारण आज हम लोग ये चैप्टर द सरमन एट बनारस पढ़ेंगे, जो कि तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। और इससे तुम लोगों को गौतम बुद्धा के बारे में बहुत सारी बातों के बारे में पता चलेगा। तो तुम लोग फटाफट कमेंट करके बताओ कि गौतम बुद्धा कौन थे। कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो देखो, अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हो ना, तो ये तुम्हारे भाई की गारंटी है कि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, तो तुम लोग इजीली लिख के आ सकते हो कोई भी क्वेश्चन को, और टीचर तुम्हें फुल मार्क्स भी देंगे। ये तुम्हारी भाई की गारंटी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। गौतम बुद्धा ने अपने लाइफ को एज अ प्रिंस स्टार्ट किया था नॉर्दर्न इंडिया में, और स्टार्टिंग में वो सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे। 12 साल की एज में सिद्धार्थ गौतम को हिंदी सैक्रेड स्क्रिप्चर स्कूल में भेज दिया जाता है, और 4 साल बाद वो अपने घर एक प्रिंसेस से शादी करने के लिए लौटते हैं। अब कुछ टाइम बाद उनका एक बेटा भी होता है, और फिर वो लोग 10 साल तक अपनी रॉयल जिंदगी बिताते हैं। 25 साल की एज तक गौतम बुद्धा को दुनिया की सफरिंग से बचा कर रखा जाता है। मतलब उनकी फैमिली कभी भी बुद्धा को दुनिया में कितने दुख है, कितनी बीमारियां है, डेथ है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता चलने देते हैं। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ गौतम हंटिंग पे जाते हैं, तो वो सबसे पहले एक बीमार आदमी को देखते हैं, फिर वो एक एजेड आदमी को देखते हैं, यानी कि एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखते हैं, और फाइनली एक मॉन्क को देखते हैं जो भीख मांग रहा होता है। ये सारी इंसिडेंट्स की वजह से बुद्धा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसी टाइम अपनी फैमिली किंगडम को छोड़कर एनलाइटमेंट की खोज पे निकल पड़ते हैं। एनलाइटमेंट मतलब क्या होता है, अब ये तुम लोग सोच रहे होगे। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग हाई स्पिरिचुअल नॉलेज इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ही हाई लेवल की स्पिरिचुअल नॉलेज गेन की जाती है, उसे एनलाइटमेंट कहा जाता है। अब 7 साल तक बुद्धा इधर उधर एनलाइटमेंट की खोज पे घूमते रहते हैं, और फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं और कसम खाते हैं कि जब तक उन्हें एनलाइटमेंट नहीं मिलती तब तक वो वहां से उठेंगे नहीं। अब 7 दिन बाद गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट फाइनली मिल जाती है, और फिर वो उस पीपल ट्री का नाम बोधि ट्री रख देते हैं। बोधि ट्री का मतलब ट्री ऑफ विजडम होता है, और फिर उस दिन के बाद वो लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। वहाँ से उनका नाम बुद्धा पड़ता है, गौतम बुद्धा पड़ता है। बुद्धा अपनी पहली सरमन बनारस में देते हैं। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन किसे, क्यों और क्या दिया था। तो गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन यानी रिलीजियस सब्जेक्ट पे स्पीच किसा गौतमी नाम की एक लेडी को दिया था। अब होता क्या है कि किसा गौतमी का एक बेटा होता है, और वो किसी कारणवश मर जाता है। अब उसके पेन में, उसके दुख में वो अपने मरे हुए बच्चे को लेके अपने नेबर्स के पास इधर उधर घूमते रहती है, और उनसे मेडिसिन मांगती है कि क्या ऐसा कोई मेडिसिन है जिससे मेरा बेटा वापस से ठीक हो जाए। और लोग कहने लगते थे कि शायद अब किसा गौतमी ने अपना सेंस यानी कि दिमाग खो दिया है, वो शायद अब पागल हो चुकी है अपने बेटे के मौत की वजह से, और ऐसा लोग उसके बारे में कहने लगे थे। अब कुछ दूर बाद किसा गौतमी एक आदमी से मिलती है, और वो आदमी किसा गौतमी को रिक्वेस्ट को सुनता है और समझता है उसके दुख को, पीड़ा को और कष्ट को, और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा फिजिशियन यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जानता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अब जो किसा गौतमी होती है वो उस आदमी से कहती है, प्लीज सर मुझे बताओ कि वो कौन है।
अब वो जो आदमी है वो कहता है तुम जाओ गौतम बुद्धा के पास, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे कि तुम्हारा बेटा कैसे ठीक हो सकता है। अब किसा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और उनसे कहती है और रोने लगती है, लॉर्ड मास्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कुछ ऐसा मेडिसिन दीजिए जिससे मेरा बेटा वापस से ठीक हो जाए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए बुद्धा। अब बुद्धा आंसर करते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मतलब मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। और ये सुनते ही जो किसा गौतमी होती है वो बहुत ज़्यादा जॉय में आ जाती है और खुश हो जाती है और प्रॉमिस कर देती है कि मैं अभी आपको तुरंत ही ला के देती हूँ। बुद्धा उसके बाद आगे ऐड करते हैं उसमें और कहते हैं मुझे मस्टर्ड सीड उसी घर से चाहिए जिस घर में किसी ने अपने बेटे को, ना ही अपने हस्बैंड को, ना ही अपने पेरेंट या फिर कोई भी दोस्त को खोया हो, यानी कि ऐसे घर से मुझे मस्टर्ड सीड दो लाके जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, कोई भी दुखी ना हो, ऐसा उनका कहना था। अब ये सुनकर किसा गौतमी प्रॉमिस तो कर देती है, लेकिन आगे क्या होना था उसे ये नहीं पता था। उसे लगा कि ये तो बहुत आसान काम है, मैं तो आराम से ला दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता है। अब गरीब किसा गौतमी घर से घर इधर उधर घूमती है और लोगों से सरसों का दाना मांगती है, लेकिन जब वो किसी भी घर में पूछती थी कि आपका कोई बेटा, डॉटर, फादर या फिर दोस्त तो कोई मरा हुआ नहीं ना है फैमिली में, तब उसे एक ही जवाब मिलता था कि प्लीज़ मुझे उस दिन की याद मत दिलाओ जिस दिन ऐसा हुआ था। यानी कि वो जिस भी घर जा रही थी उस घर में दुख था, किसी ना किसी की डेथ हुई थी। और यहाँ पे किसा गौतमी धीरे धीरे करके अपना होप लूज कर दे रही थी। किसा गौतमी जिस भी घर जाती थी वो अग्री तो हो जाते थे हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड देने के लिए, लेकिन वो जिस घर जाती थी और पूछती थी ये बात, वहाँ पे उसे एक ही रिप्लाई मिलता था कि यहाँ पे किसी ना किसी की डेथ हुई है। और अब धीरे धीरे किसा गौतमी अपना जो होप था कि वो फिर से अपने बेटे को देख सकती थी वो लूज करते जाती है। अब किसा गौतमी एक जगह होपलेसली बैठ जाती है और सिटी के लाइट की तरफ देखने लगती है जो दूर से वो देख रही होती है। अब अचानक ही सिटी का एक लाइट फ्लिकर करता है और किसा गौतमी के माइंड में ये बात हिट करती है और वो सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने पेन में, अपने ग्रीफ में। डेथ तो सभी जगह कॉमन है, मैं ये बात कैसे भूल गई कि डेथ सभी जगह कॉमन है। हर किसी को डेथ एक ना एक दिन तो फेस करनी ही है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है। मैंने सभी जगह देखा और सभी जगह एक चीज़ कॉमन थी, डेथ। और ये बात अब मुझे समझ आ गई है कि मैं कहीं ना कहीं गलत थी, लेकिन फिर भी इस वैली ऑफ डिसोलेशन में, यानी कि इस दुख की घाटी में एक ऐसा रास्ता है जिससे लोग इमॉर्टेलिटी मतलब अमरता की ओर जा सकते हैं, और वो रास्ता है कि अपने सेल्फिशनेस को सरेंडर कर देना। अब बुद्धा हम सभी को और किसा गौतमी को कहते हैं आगे के चैप्टर में, हमारा जो लाइफ है इस दुनिया में ये ट्रबल और ग्रीफ, पेन ये सबसे भरा हुआ है। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु यानी कि डेथ को अवॉइड कर सकता है। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे लोग डेथ को अवॉइड कर सकते हैं। कोई भी इंसान जो बूढ़ा हो जाता है उसके बाद उसकी डेथ निश्चित है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। जैसे एक पका हुआ फल कभी भी गिरने के डेंजर में रहता है कि पकने के बाद वो कभी भी पेड़ से गिर जाएगा, वैसे ही हमारा लाइफ है जो कभी भी डेथ में कन्वर्ट हो सकता है। जो हमारा लाइफ है वो एक अर्दन पॉट के जैसा है जो कभी भी नीचे गिर के टूट सकता है, यानी कि ह्यूमंस के लाइफ में कभी भी डेथ आ सकती है, डेथ कभी भी निश्चित नहीं है। अब आगे हमें बुद्धा कहते हैं कि जो हमारे फादर है, रिलेटिव्स है, वो कभी भी अपने चाहने वाले को मरने से नहीं बचा सकते। जो फादर है वो अपने बेटे को मरने से नहीं बचा सकते, और किन्समैन जो रिलेटिव्स है वो अपने रिलेशन वालों को मरने से नहीं बचा सकते हैं। और ये वर्ल्ड का, ये इस नेचर का एक नियम है।
ना तो रोने से ना ही दुखी होने से हमारा जो माइंड है वो पीस को ऑब्टेन कर लेगा। इसका उल्टा दुखी होने से, पेन में रहने से हमारा जो बॉडी है वो और ज़्यादा सफ़र करेगा। पीस को ऑब्टेन करने का बस एक मार्ग है, वो है अपना जो दुख है वो भूल जाना। आगे बुद्धा एक ऐसी बात कह जाते हैं जो दिल को छू जाती है, और तुम लोग भी ध्यान से सुनना। वो आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने सभी प्रकार के दुखों पर काबू पा लिया है वो सभी दुखों से विमुक्त हो जाएगा और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा। तो अब तुम लोग भी अच्छे बच्चों के जैसे लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो बस, और मुझे खुश कर दो, और मुझे बाकी तुम लोगों से और कुछ भी नहीं चाहिए। और बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा और तुम लोगों ने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। सो अब चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में बालों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।